नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है नैरेटिव का खेल, कौन पास कौन फेल। जी हां, क्या महिलाओं के हक की आड़ में नैरेटिव का खेल खेला जा रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी सड़कों पर है और कांग्रेस को महिला विरोधी बता रही है। इधर कांग्रेस भी चुप नहीं है। कांग्रेस दावा कर रही है कि यह एक साजिश है और बीजेपी 2029 की चुनावी बिसात बिछा रही है। कुल मिलाकर महिलाओं के सारे एक दूसरे की छवि को टारगेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। यूं तो सियासत में सारा खेल ही नैरेटिव का है। जो अपने विपक्ष की पार्टी के खिलाफ नैरेटिव सेट कर देता है, मानो आधी लड़ाई वो यूं ही जीत जाता है। देश भर की सियासत में फिर से नैरेटिव करने का खेल खेला जा रहा है। यकीन ना हो, देश के दिल और उसकी राजधानी भोपाल में निकली बीजेपी की इस विरोध यात्रा को देख लीजिए। दरअसल लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल पास नहीं हो पाने के विरोध में प्रदेश बीजेपी ने सोमवार को जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत मंत्री, सांसद और बीजेपी महिला मोर्चा की नेता कार्यकर्ता शामिल हुई। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, नारी सब भूल सकती है लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलती। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने महिलाओं के अधिकार का बिल गिरने पर खुशियां मनाई, जश्न मनाया। हम बहनों के अधिकार को कुचलने के खिलाफ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे। बहनों के हक पर डाका डालने के खिलाफ भोपाल की सड़कों पर बहनें अपने हक के लिए लड़ने आई है। अपने आप का अभिनंदन करें, अपने हक के लिए। आप अंदाज लगा लो, हमारा तो गौरवशाली अतीत है। बहनों की हक की लड़ाई के लिए मैं एहसास करता हूं कि नारी सब भूल जाती है, कभी अपना अपमान नहीं भूलती है। ये हमको याद रखना है। देश की आधी आबादी की इच्छाओं का गला घोटने वालों, आपको कब्र से निकाल करके आपको सजा दिलाई जाएगी। आपने बहनों के साथ अन्याय किया है। ये पहली बार होगा जब संसद में अटके किसी बिल पर प्रदेश की विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर राजनीतिक और विधायी प्रतिक्रिया दी जाएगी। हालांकि कांग्रेस भी बीजेपी के प्रदर्शन पर हमलावर है, या यूं कहें कि वो भी बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में जुटी है। कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष की एकता, जागरूकता, वचन के चलते संविधान की रक्षा की। डोलोमाइटेशन का बिल औंधे मुंह गिरा। बीजेपी का षड्यंत्र महिला आरक्षण बिल की आड़ में 2029 में सीट सुनिश्चित करना था, लेकिन अब ये चाल कामयाब नहीं हुई तो बीजेपी नेता तिलमिला गए हैं। कांग्रेस ने सवाल पूछा कि आरएसएस में क्या कभी महिला हेड रही। कांग्रेस ने तो और कई आरोप भी लगाए। जो सेशन बुलाया उसमें इनका कहना था कि हम डिलिमिटेशन में जाएंगे और डिलिमिटेशन हम करेंगे 2011 के सेंसस में। वो इनकी सोच इसलिए थी कि इन्हें सोचा कि हम ये पूरे देश को तोड़ना चाहते हैं, और जो इनने सपना देखा था 400 पार लाएंगे और हम संविधान बदल देंगे, ये तो इन्होंने ही कहा था ना, इनके ही नेताओं ने। तो वो तो रखा रह गया। अब इनको लग रहा है कि मौजूदा सीट से भी इनकी कम हो जाएंगे, ये बाहर हो जाएंगे पावर के 2029 में, नेक्स्ट इलेक्शन में। तो तब तक ये ऐसी एक फ्रेमवर्क बनाना चाह रहे थे जिससे कि सीटें बढ़े, नॉर्थ की साउथ की कम हो जाए। भले ही देखने में ये सियासी लड़ाई महिलाओं की हक की लगे, लेकिन असल में इस लड़ाई के पीछे एक दूसरे की छवि को टारगेट करना मकसद है, ताकि खुद तो महिलाओं का हितैषी और दूसरे को महिला विरोधी साबित किया जाए। हालांकि अब फैसला महिलाओं के हाथ में है कि वो किसके नैरेटिव पर भरोसा करती है, क्योंकि चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन सियासत में नैरेटिव की ये लड़ाई अभी थमने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। से पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या यह लड़ाई सच में महिलाओं के हक की है
या फिर नैरेटिव का खेल? दूसरा सवाल, जो महिलाओं के हक की बात कर रहा है उसने अपनी पार्टी में उन्हें कितना नेतृत्व दिया? तीसरा सवाल, आखिर इस नैरेटिव के पीछे क्या मकसद है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे, कांग्रेस नेत्री ज्योति पटेल और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और रमेश जी, आज स्टार्ट आपसे करेंगे। पहला सवाल, क्या वाकई में दोनों ही राजनीतिक दल महिलाओं को हक दिलाना चाहते हैं या कोई नैरेटिव का खेल खेला जा रहा है? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं है कि जो विधेयक जो था वो तो महिलाओं के हित में था, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये लड़ाई पॉलिटिकल और एक प्रकार से नैरेटिव सेट करने जैसी स्थिति में आ गई है। अगर महिलाओं को 33% आरक्षण उसमें मिल जाता है, और उसमें ठीक है कि 2011 की जनगणना को उन्होंने आधार बनाया था, तो मैं समझता हूँ सारे, जैसे हम कोई पेड़ लगाते हैं तो सारे फल एक साथ नहीं होते, उसको धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। अब ये इतने वर्षों से ये महिला आरक्षण का विधेयक लंबित पड़ा हुआ था, अलग अलग बहानों से इसको टलता चला जा रहा था। अब अगर किसी तरीके से सरकार ने इसको लिया था तो मैं समझता हूं इस पर मेरी दृष्टि में विपक्ष को इसमें सहयोग करना था, और अगर उनको एक आध दो उसमें कोई संशोधन की आवश्यकता थी तो वो सुझाव दे देते कि ये संशोधन कर लीजिए, वो सरकार उस संशोधन को स्वीकार करती। सरकार को चाहिए था कि अगर कोई संशोधन आया तो स्वीकार कर ले, लेकिन ये विधेयक पारित होना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं। विधेयक को लेकर के जो भी राजनीति हुई, और इसमें एक सबसे बड़ी मुझे एक आश्चर्यजनक एक बात इसमें लगी, खास तौर से विपक्ष की भूमिका की। आरक्षण महिला विधेयक का था, अब उसमें उन्होंने ओबीसी भी लगाया और उसमें अल्पसंख्यक और मुस्लिम समाज को भी लगाया, तो कुल मिलाकर के महिला आरक्षण विधेयक पर भी पिछले दिनों से जो राजनीति में विभाजित करने की बात हो रही, पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के बजाय उसको जातियों में बांटने की जो बात हो रही है, वो जो है पूरी राजनीति, विपक्ष की राजनीति जातियों में बांटने की रही। एक बात कहकर के मैं बात को ब्रजेश जी विराम दूंगा, सामाजिक जीवन में जाति का कोई नहीं पूछता। हम लोग कहीं जाते हैं तो किसी पड़ोसी से, रेलवे से बगल में बैठा है उससे नहीं पूछते कि भैया कौन बिरादरी के हो। कहीं खाना खाने जाते हैं तो ये नहीं पूछते कि ये कौन, किसने बनाया। किसी होटल में खाना खाने जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं, जूस खरीदते हैं, कोई किसी से जाते नहीं पूछता। लेकिन ये जो अंग्रेज कानून बना गए कि सरकार के पास जाओगे तो आपको फॉर्म में जाति लिखना, उस आधार पर जो राजनीति रही है, मैं समझता हूँ अंग्रेजों को गए हुए इतने दिन हो गए, उनका फार्मूला था डिवाइड एंड रूल। अब महिला विधेयक में भी अब ले आए जातियों को लेकर के। मैं समझता हूँ राजनीति को और राजनेताओं को राजनीति में और राष्ट्रनीति में अंतर समझना चाहिए। राष्ट्रनीति के लिए संपूर्ण समाज को एक स्वरूप, जाति की अगर बात हो तो अपने घर में हो, अपने समाज के भीतर हो, समाज और घर से बाहर निकले तो एक राष्ट्र की बात होनी चाहिए। जी तो ज्योति जी, कांग्रेस जातियों में बांटना चाहती है, यदि वो वाकई में कह रही है कि हम महिला आरक्षण के हक में हैं तो बिल पास हो जाने दिया जाता, क्यों खुशियां मनाई गई? देखिए, सबसे मैं आदरणीय वरिष्ठ आप चौक जी, मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ। आरक्षण जो विधेयक है ना, आपकी आवाज में डिस्टरबेंस है, जो है वो आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि बिल अभी पारित नहीं हुआ। 2023 बिल पारित हो चुका है, कानून बन चुका है। तो ये भारतीय जनता पार्टी क्यों ये अफवाहें फैला रही, क्यों ये षड्यंत्र रच रही है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो आक्रोशित रैली निकाल रही है, उसको आक्रोशित रैली नहीं बल्कि माफी रैली निकालना चाहिए। और वो इसलिए निकालना चाहिए कि आप जो है महिलाओं के पीछे छिप करके जो ये जो खेल चल रहा था, वो महिला आरक्षण का खेल नहीं चल रहा था। वो जो ये खेल जो है वो भारत की, इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर पर प्रहार करने का खेल था, वो संविधान को तोड़ने का खेल चल रहा था। ये महिला आरक्षण बिल तो पास हो चुका है, तो इसकी बात कहां से आ जाती है, मुझे ये समझ नहीं आता। हमारे नेता राहुल गांधी जी से लेकर तमाम नेता ये कह रहे हैं। जी ज्योति जी, 2023 में बिल पास हुआ जी, तब आप लोग कह रहे थे कि 2024 में इसको लागू कर दिया जाए। अब जब लागू करने की बात हुई, जब तब कहा गया था सरकार की तरफ से कि जब समय आएगा करेंगे,
तो जब लागू करना चाहते हैं आज की तारीख में कि 2029 में ही हो जाए, तो आप कह रहे हैं ओबीसी को आरक्षण दो, उसमें अल्पसंख्यकों को आरक्षण दो, देश बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो सीटें बढ़ रही ना 50% अनुपात में, वही सीटें रहेंगी। कहा नहीं ना, उत्तर का झगड़ा ना दक्षिण का। हम ही कह रहे हैं ब्रजेश जी, मैं यही कह रही हूँ कि ये हम ही कह रहे हैं कि 2023 में लागू होना चाहिए। यदि 2023 में लागू हो गया होता तो आज न केवल लोकसभा में बल्कि कई विधानसभा में, असम, पांडिचेरी, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा जैसे कई राज्यों में जो है विधानसभाओं में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व होता। चलो ठीक है, आपने उस समय पर नहीं किया, लेकिन हम तो आज भी कह रहे हैं ना कि 2029 में 543 सीटों पर आरक्षण दीजिए। 181 महिलाएं चुनकर के आएंगी 2029 की विधानसभा में, लोकसभा में। तो ये तो हम बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो पक्ष, सत्ता पक्ष है, जो रैलियां निकाल रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, विपक्ष का केवल इतना कहना, सत्ता पक्ष का, सरकार का महिलाओं की छिप करके जो है वो आप परिसीमन करना चाह रहे थे, और परिसीमन में जो है आप फेडरल स्ट्रक्चर पर अटैक करना चाह रहे थे, दक्षिण और उत्तर में भारत को बांटने का प्रयास कर रहे थे। भाई तो मैं आपसे कह रहा हूँ बराबर 50% सीटों का प्रस्ताव रखा था ना, उतनी बढ़ जाएंगी ना, उत्तर में कम होंगी ना दक्षिण में ज्यादा होंगी, ना दक्षिण में कम होंगी ना उत्तर में ज्यादा होंगी, बराबर वही मार्जिन रहता ना, सिर्फ महिलाओं की सीट बढ़ जाती। देखिए हमारा, आप ये बताइए कि जनसंख्या के अनुसार जब परिसीमन होता है, और निश्चित रूप से आपको ये पता भी होगा कि दक्षिण राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण, उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए बहुत प्रयास किए, वहां पर जनसंख्या नियंत्रण, तो जनसंख्या के आधार पर हो ही नहीं रहा था ना, 50% सीधा सीधा सब जगह 50% बढ़ जाती महिलाओं की सीटें। अब आप जनसंख्या बता रही हैं, उसमें महिलाओं की सीटें 50% बढ़ रही हैं, तो फिर कैसे अंतर आ जाता है? वहां भी बढ़ती, यहाँ भी बढ़ती। आज कहीं ना कहीं दक्षिण के राज्य आक्रोशित हैं, वो इसलिए आक्रोशित हैं कि उनकी जो लोकसभा में आवाज है उसको दबाने का षड्यंत्र कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी बात, एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, आप ये बताइए कि जब कास्ट सेंसस हो रहा है, ये तो आपके गृह मंत्री अमित शाह ही कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस हो रहा है, तो कास्ट सेंसस हो जाने दीजिए, उसके बाद परिसीमन हो जाएगा, उसके बाद महिला आरक्षण। तो फिर लटक गए ना, इतने सालों से लटक रहा है वो, जो महिलाओं का हक है 2029 में फिर नहीं मिलेगा उनको, फिर वो आगे 5 साल चला जाएगा। तो आप नहीं चाहते जल्दी मिले महिलाओं को? सर हम तो कह रहे हैं कि 543 के आधार पे 181 महिलाओं को आज दीजिए, आज ही इसी वक्त दीजिए। राहुल गांधी जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, क्या इतनी सी बात इन लोगों को समझ नहीं आ रही है, जो आप पूरे देश में जो है बड़ा हड़कंप मचा रहे हैं कि महिला आरक्षण तो लागू हो चुका है, और जो 2023 में बिल क्या है, आप उसके आधार पर आप महिलाओं को आरक्षण दीजिए। ठीक है, तो प्रियंका जी वो तो शुरू से कह रहे हैं कि जो मौजूदा सीटें हैं उन पर दे दीजिए, लेकिन आप एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, विपक्ष को महिला विरोधी बताना चाहते हैं, इसलिए सड़क पर उतर आए। आप सदन में भी निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे आप? मेरी ज्योति बहन, एक कहावत है कि आधा ज्ञानी मूर्ख से भी ज्यादा खतरनाक होता है, उसको सिद्ध मत करिए आप लोग। ये मुझे यहाँ बोलना, इस मंच पे बोलना उचित नहीं लग रहा था। जिस नारी बंधन अधिनियम 2023 की आप बात करती है, उसमें साफ शर्तें थे, और ये मैं नहीं कह रही, आपका जो फेडरल स्ट्रक्चर आपने 10 बार बोला ना, उसमें ही लिखा है आर्टिकल 334, आर्टिकल नंबर 82, बिना परिसीमन किए बिना कोई भी रीएडजस्टमेंट नहीं हो सकता। ये वही संविधान है जो इतने सालों से चला आ रहा है, और जब तक कि परिसीमन नहीं होगा, डिलिमिटेशन नहीं होगा, एग्जैक्ट डेटा नहीं निकल के आएगा, कोई भी रीएडजस्टमेंट नहीं किया जा सकता। ये तो 33% का रीएडजस्टमेंट है, इसको ऐसे इतने आसानी से कैसे कर दे? तो हमने उसके लिए भी सेंसेक्स 2011 यूज कर लिया, चलिए थोड़ा जल्दी हो जाएगा, आपको उसमें तकलीफ हो गई। आप लोग कहते हैं कि तत्काल प्रभाव से लागू करिए, हमने तो संगठन में भी कर दिया, सत्ता में भी कोशिश कर दिया। 21 MLA हमारी दिख रही है विधायक तौर पर, और आप लोग की तो टोटल कितनी सीट्स हैं और उसमें कितनी बचेंगी कितनी नहीं बचेंगी, अभी तो हम इस पर भी कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ तो क्या चलता रहता है वो आप ही जाने। तो बेहतर ये है कि किसी चीज को गलत तरीके से कौवा कान लेके मत चिल्लाओ, पहले कान चेक करो अपने कहाँ है। ये संविधान में लिखा हुआ है कि रीएडजस्टमेंट 82 के अंतर्गत होगा, जिसमें परिसीमन करना नितांत आवश्यक है। परंतु आप लोग कैसे इसको मान लेंगे? क्योंकि आप तो ऐसे लोगों का समर्थन लेके बैठे हैं जो कहते हैं कि नौजवानों से गलती हो जाती है, रेपिस्ट कॉमन। आप लोग ऐसी विचारधारा के लोग हैं। आप लोग के समर्थक दल क्या कहते हैं कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं को छुआ तो हम महिलाओं के साथ रेप करवा देंगे। आप ऐसे लोगों का समर्थन लेके अपने सरकार में INDA गठबंधन बना करके बैठे। आपके यहाँ की तो महिला सांसद कह देती है रेप इज कॉमन, रेप तो चलते रहते हैं।
लेकिन जब प्रियंका जी इतनी आप इतनी गंभीर हैं, संवेदनहीनता तमाम हो, बिल आप लोगों ने इतनी पारित करा लिए, संवेदनहीनता है। तो महिला आरक्षण का बिल भी बिल्कुल। पारित करा लेते आप। बिल्कुल बिल्कुल, जब करवाने हैं, जब करवाने थे, जब करवाने होंगे, निश्चित तौर पे करवाया जाएगा, इसको भी करवाया तो अभी जाएगा। करवाना मैं नहीं फिर चाहते कहती थे, हूँ, अभी नैरेटिव बिल्कुल सेट करना करवाना चाहते। चाहते। नैरेटिव सेट करने की बात ही नहीं है। जिस आप तरीके कह से रहे हैं जो ना, जब चीजें चाहेंगे करवा लेंगे, जब चाहते थे करवा लिया। एक मिनट ब्रजेश जी, रूल 66 हमें ये पूरा प्रोविजन देता है कि हम इसे करवाएं, और हम इसके लिए चर्चा भी कर रहे थे, परंतु हमें पूरी उम्मीद थी कि ये साथ देंगे। हम रियली मानते थे कि ये साथ देंगे, परंतु ये तो बहुत बड़ी बात होगी कि इफ बट किंतु परंतु के चक्कर में इसको चुनाव उलझा के करके बीचों बीच में पूरा ठीक है, आ प्रियंका रहा हूं जी, ज्योति जी। चुनाव, एक मिनट ज्योति जी, ज्योति जी, ज्योति जी, ज्योति जी, आ रहा हूं ज्योति जी, आ रहा हूं मैं। ज्योति जी शांति रखिए, बता रही हूँ आपके चुनाव वाला फॉर्मूला और ये आपका ये जो नैरेटिव आपके उच्च सदन से जो आया है ना, थोड़ा सा समझ लीजिए। जब हिमाचल के चुनाव चल रहे थे ना, जब भी सदन चल रहा था और उस समय में भी विशेष प्रस्ताव है, तो हिमाचल में सरकार किसकी चल रही है ये आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है, ठीक है। तो ये चुनाव वाले और ये भारत में अलग अलग समय पे अलग अलग चुनाव प्रणाली जो लागू की गई, ये किसके समय राष्ट्रपति शासन बार बार लगा करके जो आप लोगों ने सरकारें ध्वस्त करी थी, कब से आई है ये आपको ही मालूम। हम तो एक चुनाव, एक देश एक चुनाव के लिए ठीक है, मुद्दे से इधर मत जाइए, ठीक है। है ज्योति जी छोटा सा जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं हम तो संगठन में भी दे रहे हैं, संगठन में भी दे रहे हैं, चुनाव मैदान में भी उतार रहे हैं आपसे ज्यादा, आप महिलाओं को हक क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए प्रियंका, लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, प्रियंका जी प्रियंका गांधी कह रहे हो आप, लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, लड़ी रही है वो अपने हक के लिए, मिला नहीं कुछ। बिल्कुल लड़ रही है, प्रियंका जी भी लड़ रही हैं, और हमारे कांग्रेस पार्टी की जितनी महिलाएं हैं वो अपने हक के लिए लड़ रही हैं, और हम जो है जो मिल नहीं हमारा रहा। 2023 में बिल पास होता है उसका हक हम लेकर रहेंगे। आप प्रियंका जी के जो उद्बोधन में वो साफ हो गया कि जो है हम जब लेना चाहेंगे तब हम ले लेंगे, क्योंकि अभी जो है चुनाव चल रहे हैं तमिलनाडु पश्चिम बंगाल में, और उस पर जो है एजेंडा सेट करना है कि विपक्ष बिल दिया। तो आप आपने ये मौका दे बताइए दिया ना, कि आप समर्थन दे पार्टी देते, का क्रेडिट आप भी ले लेते कि देखिए हमने समर्थन दे दिया। कांग्रेस कभी क्रेडिट की राजनीति नहीं करती है, कांग्रेस कभी क्रेडिट की राजनीति नहीं करती, कांग्रेस को राष्ट्र प्रथम है, तो चुनाव इसमें प्रथम राष्ट्र को नहीं है, ये नुकसान हो रहा भारतीय था कि पार्टी का महिलाओं को हक narrative मिल है। रहा था? भारतीय जनता महिलाओं को हक रहा था, तो हम तो कह रहे हैं ना सर कि अब ये अच्छी दीजिए, और 2023 में आपको देना चाहिए था और आपने अभी तक नहीं दिया, तो उसके अरे लिए आपको बीती माफी ताय मांगनी विसार होगी। दीजिए, आप भी देना चाहते थे, कितनी बार लेके आए सदन में महिला आरक्षण बिल, हर बार पास नहीं हुआ, आज मौका था, आप भी तैयार थे, वो भी तैयार थे, सब समर्थन दे देते, लागू हो जाता 29 में। सर ये बताइए, आपकी 2023 में हमने कोई भी आनाकानी, हमने तो हम सर्वसम्मति से तो विपक्ष ने संविधान में पूरा है ना, जब सहयोग तक परिसीमन नहीं होगा तब तक नहीं मिलेगा भाई। विपक्ष, लेकिन आपने 2 क्लॉज क्यों ले, आपने क्यों डाले? आपने इसलिए डाले क्योंकि आप ही अड़ंगा लगाना चाह रहे थे, महिलाओं को आप आरक्षण नहीं देना चाह रहे थे, इसलिए आपने वो क्लॉज डाल दिए कि हम परिसीमन की बात देंगे, वो कह रहे हैं जनगणना इसलिए की नहीं बात डाले, देंगे। मजबूरी है, तो विपक्ष संविधान में उसका प्रावधान है, जब तक परिसीमन नहीं होगा तब संविधान तक नहीं में मिलेगा। मैं वही बात कर रही हूँ, संविधान में ये प्रावधान है कि जो नई जनगणना होगी, ये जो क्लॉज डाले हैं इस वाले तो ये 334 आपको 2023 में पता नहीं था? ये 2023 में आपको पता नहीं था? जो आप कह रहे थे 24 में लागू कर दीजिए, अब कह रहे हैं कि आप वो तो उसमें प्रावधान है कि नई जनगणना होगी। आपने क्लॉज जानबूझकर डाले ताकि महिला आरक्षण लागू ना हो सके। आप ये बताइए कि जब आपने ये डाला नई परिसीमन के बाद जनगणना होगी, तो फिर आपने उस नई परिसीमन के बाद जनगणना के बाद अब फिर क्यों संशोधन लाना चाहते हैं? आप जो अभी संशोधन लाना चाह रहे हैं महिला आरक्षण में, ज्योति जी इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है आपको कि 29 में नहीं मिलेगा इस जनगणना से? आप अगले 5 साल के लिए चली जाएंगे आगे? मुझे बिल्कुल आ रही सर, मुझे बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल सत्य बात है ये कि 29 में नहीं पाएगा, इसीलिए चाहिए कि मौजूदा 47 सीटें 181 सीटें में आरक्षण कर दी जाए, केवल इतनी मांग। और उसके बाद जब आप कास्ट सेंसस करा रहे हैं 2027 तक आपके आंकड़े आ जाएंगे, उसके बाद आप 2034 तक या जब तक भी होगा आप दी, लेकिन आज ठीक है, के डेट में ठीक है। प्रियंका जी कुछ कह रही हैं, छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं शर्मा जी के पास जाऊंगा। मेरी बहन शायद इस बात को भूल गई कि मैं संविधान के अनुसार बात कर रही हूँ, जो इन्हीं की ही सरकार, इनके ही नेतृत्व के द्वारा बनाया गया है। बहन जी उसमें लिखा है साफ कि डिलिमिटेशन के बिना रीएडजस्टमेंट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो संविधान का पालन भी करें या आपकी तरह आपातकाल लगा करके सरकार ला दे, या हम फ्रीज कर दें, सेंसेक्स को भी फ्रीज कर दें? पहले ये तो बताइए, जो 25 साल तक आपने सेंसेक्स को फ्रीज करके रखा,
आपने पब्लिक सेंटर क्यों नहीं दिया? तो क्या आपकी तरह लाद दे, तानाशाही बिहेवियर रख ले, आपकी तरह हिटलरशाही पे आ जाए? आप बताइए। आप अरे धैर्य पूर्वक सुन लो ठीक है, बेटा। चलिए मैं लौट रहा हूँ आपके तिलमिलाओ पास, मत। फिर आता हूँ। ठीक है आपकी पार्टी ज्योति जी, पार्टी की ओबीसी को आरक्षण मिले। ठीक है प्रियंका जी, मैं लौट रहा हूँ। शर्मा जी, महिलाओं के हक की बात दोनों कर रहे हैं, दोनों चाहते हैं उनको आरक्षण मिले, लेकिन क्लॉज बहुत सारे डाल देते हैं। तो वाकई में हक देना चाहते हैं या सिर्फ सियासत करना चाहते हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से कई बार इच्छा शक्ति अपनी जगह होती है और उसका ड्राफ्ट अपनी जगह होता है। ड्राफ्ट तैयार वो मिशनरी करती है जो मिशनरी पर आज भी अंग्रेजों का प्रभाव है। मोटे तौर पर सरकारें बदलती हैं, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश में 30-32 मंत्री बदलने से कोई सरकार बदलती है या केंद्र में 70-75 मंत्री बदलने, सिस्टम सारा का सारा अंग्रेजों का है। तो मैं समझता हूं इस बात को सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और पिछले कुछ दिनों से तो विपक्ष की एक राजनीति विशेष ये होगी कि सत्ता पक्ष जो कहेगी हमें उसकी विरोध करना ही है, ये समझने नहीं है क्या है। और आप मुझे बताइए, इसमें उत्तर और दक्षिण की लड़ाई कहां से हो गई? स्वाभाविक रूप से वहां जो आबादी नियंत्रण जो है वो अपनी जगह है, वहां के लोग उत्तर भारत में आकर रहते हैं। मैं समझता हूँ प्रियंका जी और अपने ज्योति के गांव में भी 2-4 मद्रासी होंगे, 2-4 केरल के होंगे, तो वो लोग इधर आकर के माइग्रेट कर रहे हैं, इसके कारण यहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ बच्चे पैदा करने की मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं। तो स्वाभाविक रूप से जानबूझ करके उत्तर और दक्षिण की लड़ाई, जातियों की लड़ाई, मैं समझता हूं महिला विधेयक को महिला विधेयक ही रहने देते और महिलाओं पर कुल मिलाकर के ये एक अच्छा अवसर आया था कि हम एक कदम आगे बढ़ रहे थे। मैं समझता हूं महिलाओं को सत्ता में भागीदारी या महिलाओं को आरक्षण, ये भारतीय संस्कृति की उस परंपरा के अनुरूप है जहां नारी हमेशा आगे रही है। हम ऐसे नहीं है कि एडम की बाईं तरफ की पसली निकाल करके नारी को बनाया। परम ब्रह्म जब तुरीयातीत अवस्था में आए तो उन्होंने सबसे पहले जो अणु बनाया है वो नारी को बनाया है, इसलिए उसको आद्या कहा गया, जिससे आदि शक्ति है। पुरुष को उन्होंने पूर्ण किया है। तो स्वाभाविक रूप से नारी हमेशा एक कदम आगे रही है। वो ठीक है कि सल्तनत काल और अंग्रेजी काल में स्थिति बहुत बिगड़ी है, बहुत सारी बुराइयां समाज में आ गई हैं। एक छोटा सा और जवाब दीजिए शर्मा जी, कि महिलाएं नहीं समझ रही होंगी कि ये सियासत हो रही है, कौन का असली हितैषी है कौन नहीं है? देखिए, कुल मिलाकर के ये सवाल ऐसा है, शोर में कई चीजें, कई सत्य शोर में डूब जाते हैं। वो समय चला गया जब बात को सुन करके या देख करके उस पर विचार होता था, उस पर मनन होता था। ये उदाहरण है, ऋग्वेद में लगभग 27-28 जो ऋषिकाएं हैं उन्होंने कहा है कि इस पर विचार होना चाहिए। आज तो सुनकर के राय बनाना, देख करके राय बनाना, और जो किसी को कह दे उसको हिज मास्टर वाइस की तरीके से दोहराना। अब वो डीएमके वालों ने कह दिया कि उत्तर दक्षिण की लड़ाई और हमने हरा दिया, अब जो देखो वही कह रहा है कि उत्तर दक्षिण की लड़ाई। कहां से है उसमें उत्तर दक्षिण की लड़ाई? क्या दक्षिण भारत में सीटें नहीं बढ़ना? तो कुल मिलाकर के कुछ भी किसी ने कह दिया और उसको लेकर के चल दिए। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं कान का कनेक्शन और आंख का कनेक्शन सीधा जुबान से ना हो, थोड़ा दिमाग से भी निकले। अनुपात देखे जाएं कि किस सीट के आधार पर किस प्रदेश में कितनी सीट है। जिस अनुपात में वर्तमान सीटें हैं, जिस अनुपात में अभी वर्तमान सीटें हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, उसी अनुपात में सीटें बढ़ना है। सीटों का अंतर तो आज भी है तमिलनाडु और उत्तर ज्योति जी प्रदेश। जवाब दीजिए, सिर्फ बीजेपी का विरोध करना है मकसद? देखिए, बार बार हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी कि ये जाति की लड़ाई नहीं है, अंग्रेजों ने जाति की लड़ाई पैदा की है। तो अंग्रेजों ने जाति की लड़ाई पैदा नहीं, नेता कह रहा है ना जाति जनगणना, ये भी तो जातियों में बांटना ही है ना। देखिए, सदियों से दलित समाज, ओबीसी समाज जो है पिछड़ा, एससी समाज जो है, दलित समाज जो है लगातार पिछड़ा रहा, लगातार उसको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया, समानता का अधिकार नहीं दिया, भेदभाव। अरे ज्योति जी, 50 साल आपने राज किया है। आपकी नेता इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर तमाम नेता कहते रहे हैं कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, ना जात पर ना पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर, आपकी पार्टी का नारा था। आज आप जाति की बात कर रहे हैं। जी शर्मा जी, ब्रजेश जी, हम लोग शर्मा जी से और सुन लीजिए, फिर मैं जवाब ले लूंगा। ब्रजेश से जात पात पर हम लोग जब वोट नहीं मांगते, लेकिन जाति को अधिकार दिलाने के लिए हम लोग संघर्ष करते हैं, सदन से लेकर के सड़क तक संघर्ष करते हैं। अब दूसरा प्रश्न संघर्ष करते हैं, जब देने की बारी आती तब नहीं देते। उत्तर दक्षिण बार बार बात कर रहे हैं कि दक्षिण के लिए लोग जो है अधिकारों के लिए, तो ये इसका उदाहरण भी 50% बढ़ रही है ना सीटें, बराबर अनुपात में बढ़ेंगी तो अंतर कैसे आ जाएगा उत्तर दक्षिण का? आप ये बताइए कि जो परिसीमन हुआ असम और जम्मू कश्मीर में, आपने उधर देखा होगा कि किस तरीके से एक नौकसभा में कहीं 8 लाख। अरे आपने ही परिसीमन किया था मध्य प्रदेश में, आपकी सरकार चली गई। ठीक है, शर्मा जी कुछ बोल रहे हैं। कहीं एक
नहीं, मैं ये बोलना कहीं चाह रहा एक हूँ। लोकसभा में एक मिनट, एक मिनट, 6 सीटें हैं तो कहीं जी जी मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जातिगत शोषण और जातिगत दमन ये सल्तनत काल और अंग्रेजी काल में शुरू हुआ। भारत में मैं 100 उदाहरण दे दूंगा, अभी 2 ही उदाहरण पर्याप्त है। वाल्मीकि जी ने किस समाज में जन्म लिया है और उनको ऋषित्व मिला। ऋग्वेद के 8वें मंडल में एक पूरा सूक्त है उनका, उनके द्वारा रची हुई रामायण की कितनी रचना होती है। हम 15वीं-16वीं शताब्दी में देखें, रविदास जी ने किस परिवार में जन्म लिया है, वो रामानंदाचार्य के शिष्य हैं। झाला रानी और मीराबाई ने उनको गुरु बनाया है। अगर हमारे यहाँ जन्म और जाति के आधार पर होता तो क्या झाला रानी रविदास जी को गुरु बनाती? अंबेडकर जी की दूसरी शादी जो है वो सारस्वत ब्राह्मण से है, जो सविता अंबेडकर। अंबेडकर सरनेम जो है वो उनके टीचर का सरनेम है, जो ब्राह्मण सरनेम थे। तो कुल मिलाकर के नैरेटिव सेट। अब जैसे पटेल सरनेम, पटेल आपको मिलेगा, राजपूतों में भी मिल जाएगा आपको। ये दिल्लोद गांव जो है वो ब्राह्मण पटेल लिखते हैं, जो उस परिवार के, वो एक उपाधि कांग्रेस थी के पहले गांव में पदाधिकारी। होती थी, चौधरी और पटेल की। लेकिन मैं निश्चित माफी रूप चाहता हूं शर्मा जी, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो नारी को लेकर जो लड़ाई है वो जारी है। महिलाओं को हक आज भी नहीं मिला। हक की बात दोनों पक्ष करते हैं या तमाम राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन देने से पहले उसमें रोड़े भी अटका देते हैं। क्या ये बात महिलाएं समझ रही हैं? और ये तो आने वाला समय बताएगा कि कौन उनका असली हितैषी है और कौन नहीं। क्योंकि जब नारी शक्ति अपना वोट देगी तो वो जता देगी कि कौन उसका सच्चा हितैषी है। इसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन मुद्दा तो है। मैं फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।